अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का लेक्चर दूंगी जो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था लॉकडाउन होने से पहले। और पिछले नोट्स जो मैंने आप लोगों को दिए थे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टार्ट हो गया था। उसके अंदर ये एक डायग्राम था हमारे पास, ये वाला आप लोगों के पास ये लेक्चर मौजूद है। ये डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की समझ हमें यहाँ से आनी है, इसलिए मैं आप लोगों को दोनों नोट्स से पढ़ाऊँगी, एक ये वाले नोट्स और एक दूसरे नए नोट्स। आप लोगों ने गौर से देखना है, जहाँ से समझ ना आए वहाँ से फिर आप लोगों ने मुझसे वॉइस मैसेज के ज़रिए व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को मसला हो। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से समझेंगे और कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। देखें यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर ये जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है, ये वाला कॉम्प्लेक्स 2 है जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये वाला कॉम्प्लेक्स 3 है और ये वाला कॉम्प्लेक्स 4 है हमारे पास। कॉम्प्लेक्स 1 को जो है ना NADH डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 2 को ससिनेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं, कॉम्प्लेक्स 3 को साइटोक्रोम BC1 भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कहते हैं। ये इनके नेम थे। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाना इन नोट्स से जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ साइटोक्रोम Q ऑल द मेंबर ऑफ दिस चेन आर प्रोटीन। कहते हैं कि पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारे के सारे प्रोटीन हैं सिवाय साइटोक्रोम Q के। साइटोक्रोम Q जो है ये हमारे पास प्रोटीन नहीं है। बाकी जितने भी कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, साइटोक्रोम C और कॉम्प्लेक्स 4 हमारे पास, और इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 5 भी होता है जो इस डायग्राम में शो नहीं हुआ, वो भी प्रोटीन इन नेचर होता है। ठीक, इससे नेक्स्ट पॉइंट, दे में फंक्शन एज एंजाइम एज इन केस विद द डिहाइड्रोजिनेसिस। कहते हैं कि ये एज अ एंजाइम भी फंक्शन कर सकते हैं जिस तरह के कॉम्प्लेक्स 1, वो क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस है, एक एंजाइम है जो कि NADH डिहाइड्रोजिनेस वाले रिएक्शंस को कैटलाइज करता है। ठीक है, और इसी तरह इसके साथ साथ मे कंटेन आयरन एज अ पार्ट ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, और इसके अंदर आयरन सल्फर सेंटर भी हो सकता है जैसा कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 में होता है। और इसके अलावा मे बी कोऑर्डिनेटेड विद अ प्रोफाइरिन रिंग एज इन साइटोक्रोम्स। कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को हम लोग साइटोक्रोम्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर हमारे पास साइटोक्रोम्स होते हैं। तो साइटोक्रोम के अंदर क्या होती है, प्रोफाइरिन रिंग होती है। प्रोफाइरिन रिंग का जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि आयरन सल्फर सेंटर वो इस तरह होता है कि इनके स्ट्रक्चर के अंदर आयरन भी होता है और साथ में सल्फर लिंक होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फर सेंटर कहते हैं। और सम टाइम इस तरह भी होता है कि इसके साथ एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स लगे होते हैं, जिस तरह के आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाले एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, प्रोटीन लगी हुई है। ये जो लगी है ना ये सारी प्रोटीन है। और ये जो इसके अंदर एक सिस्टीन शो किया गया है ना, ये सिस्टीन इस प्रोटीन का एक अमाइनो एसिड है। आप लोग जानते भी होंगे कि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड का नाम है और इसके अंदर सल्फ़र मौजूद होता है। तो सिस्टीन का सल्फ़र और इस कॉम्प्लेक्स का सल्फ़र आपस में क्या करेंगे, सल्फ़र लिंकेज के ज़रिए जुड़ जाएंगे। ये क्या है, ये वीक फोर्सेस है जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड रहते हैं। तो ये वाला पॉइंट हो गया कि मे कंटेन आयरन एज अ पार्ट ऑफ आयरन सल्फर सेंटर, मे बी कोऑर्डिनेटेड विद अ प्रोफाइरिन रिंग एज इन केस विद साइटोक्रोम्स, और मे कंटेन कॉपर एज डज द साइटोक्रोम A+A3 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A+A3 कॉम्प्लेक्स जो है उसके अंदर हमारे पास ये वाला देखिए साइटोक्रोम, ये वाला साइटोक्रोम A+A3, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास आयरन भी होता है और इसके अंदर हमारे पास कॉपर भी होता है, दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। इसकी जो बनावट है वो कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 1 की बनावट से डिफरेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर कॉपर होता है, आयरन सल्फर सेंटर नहीं होता, प्रोफाइरिन रिंग भी नहीं होती, बल्कि कॉपर और आयरन दो चीज़ें अलग अलग तौर से मौजूद होती हैं। ये इसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक अगर हम जाएंगे तो उधर जो है ना ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि ये किस तरह होती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल आप लोगों की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को जितना करवा सकती थी उतना करवाने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, और मे कंटेन कॉपर एज डज द साइटोक्रोम A+A3 कॉम्प्लेक्स। अब जो ये वाला पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ NADH।
NADH is reduced by NADH is reduced to NADH by dehydrogenases. NADH प्लस रिड्यूस हो जाता है NADH में. डिहाइड्रोजिनेज ये एक एंजाइम है जो इसको कैटेलाइज करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स 1 में मैंने आप लोगों को दिखाया है. डेट रिमूव द 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम देयर सबस्ट्रेट. जिस भी सबस्ट्रेट में से ये निकल रहा होता है, जिस भी सबस्ट्रेट का रिएक्शन डिहाइड्रोजिनेज NADH मतलब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के रिएक्शन को कैटेलाइज करता है, उसमें से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है. बोथ इलेक्ट्रॉन एंड ओनली 1 प्रोटॉन दैट इज एन हाइड्राइड आयन H नेगेटिव. कहते हैं कि बोथ इलेक्ट्रॉन बट ओनली 1 प्रोटॉन. इसका ये मतलब है कि वो सबस्ट्रेट में से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास निकले थे ना, तो जो सबस्ट्रेट था हमारे पास उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे और 2 जो है ना हमारे पास हाइड्रोजन आयन निकले थे. ठीक है, लेकिन 2 हाइड्रोजन आयन में इस तरह होगा कि एक जो है ना वो साइटोप्लाज्म के अंदर इसकी जो मैट्रिक्स है इसके अंदर ही रहेगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है वो क्या करेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा और क्या बन जाएगा, हाइड्राइड आयन H नेगेटिव. इसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, H नेगेटिव. तो ये क्या होता है कि ये हमारे पास हाइड्राइड आयन होता है और हाइड्राइड आयन ऐड हो जाता है, मतलब उस मॉलिक्यूल में से हम यूँ कह सकते हैं कि हाइड्राइड आयन निकल जाता है एंड आर ट्रांसफर टू द NAD, और NAD प्लस को मिलेगा. जब NAD प्लस को H पॉजिटिव मिलेगा, H नेगेटिव मिलेगा, तो एक नेगेटिव से इसका एक पॉजिटिव साइन बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा और एक हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन होगा तो ये बन जाएगा NADH. ठीक है, और प्लस अ फ्री प्रोटॉन. और इसके अलावा वो जो 2 प्रोटॉन हमारे पास थे, 2 प्रोटॉन, उन 2 प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन तो हमारे पास हाइड्राइड बन गया था ये वाला, और जो दूसरा प्रोटॉन था वो इसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, इसी के साथ लग जाएगा, तो ये बन जाएगा NADH प्लस अ प्रोटॉन. ठीक है, साथ में ये एसोसिएटेड होते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है NADH डिहाइड्रोजिनेज. ये ऐसी इसकी डिटेल है. अगर ये चीज़ें आप समझेगी तो मतलब ये एक किस्म का जो मैंने अभी आप लोगों को बताई, ये मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स 1 बता रही थी, कॉम्प्लेक्स 1 समझा रही थी कि कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है वो NADH डिहाइड्रोजिनेज है. नेक्स्ट हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन. द फ्री प्रोटॉन प्लस द हाइड्राइड आयन कैरिड बाय NADH आर नेक्स्ट ट्रांसफर टू द NADH डिहाइड्रोजिनेजेस. जो है ना जो फ्री प्रोटॉन था H प्लस और हाइड्राइड आयन जिनको ले जा रहा था NADH, आगे मज़ीद ट्रांसफ़र होंगे टू NADH डिहाइड्रोजिनेज. उसके बाद ये क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स 1 में आएगा. कॉम्प्लेक्स 1 में जो आ चुके हैं NAD, ये देखें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको कि सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट रिड्यूस हुआ है और प्रोडक्ट जो है ना पहले रिड्यूस था सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया. ऑक्सीडाइज इसलिए हो गया क्योंकि उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए हैं. उन 2 हाइड्रोजन को NAD पिक करेगा, तो NAD इसमें से जब 2 हाइड्रोजन ले लेगा तो ये NADH2 बन जाएगा. तो क्या था कि सबस्ट्रेट और NAD आपस में यूँ आप कह सकते हैं कि आपस में जो है ना इस तरह एक्सचेंज करेंगे कि NAD NADH बन जाएगा और प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा. अब ये कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर जो है ना हमारे पास ट्रांसफ़र होंगे, किसके ज़रिए, FMN के ज़रिए होंगे. ठीक है, इसको अब हम देखते हैं यहाँ पे.